Hey guys, I welcome you all to Bhadra Ace Academy. आज का डेट है 19th ऑफ जनवरी 2024 एंड यस करंट अफेयर के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रीन बोडोलैंड इशू के रिलेटेड, क्योंकि रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है जिससे ग्रीन बोडोलैंड दैट इज बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन को और भी ज़्यादा सस्टेनेबल मैनर में डेवलप किया जाएगा। नाउ अगर मैं बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन की अगर बात करूं तो यस दिस इज द मैप ऑफ असम एज यू कैन सी राइट, एंड दीज आर द 4 डिस्ट्रिक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, जिसमें आता है कोकराझार, चिराग, बक्सा और उदालगुड़ी। राइट, दिस शुड बी नोन टू यू राइट नाउ। अब ये बीटीआर ने कोलाबोरेट किया विद इंटरनेशनल रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस जैसे वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, और वो भी कहा कोकराझार के एक इवेंट में। नाउ ये जो एमओयू साइन किया गया है इसका मेन एम यही है दैट जितने भी सारे बीटीआर में टाउन्स हैं यस उनको सस्टेनेबल मैनर में डेवलप करना है। मतलब डेवलपमेंट तो वहाँ पे होगा बट सेंसिटाइजेशन होगा टुवर्ड्स लैंड, वाटर, एयर, क्लाइमेट एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ नेचर। मतलब डेवलपमेंट करो बट एट द सेम टाइम मेक श्योर करो दैट वहाँ की लैंड पोल्यूटेड ना हो, लैंड डिग्रेड ना हो, वाटर पोल्यूटेड ना हो, वाटर की क्वालिटी डिग्रेड ना हो, वैसे ही एयर, क्लाइमेट या फिर वेरियस डिफरेंट अदर एलिमेंट्स ऑफ नेचर पोल्यूट और डिग्रेड ना हो। और कहा यह भी जा रहा है दैट ये एमओयू एक वन ऑफ द माइलस्टोन अचीव कर सकता है। क्योंकि आने वाले समय में जितने भी सारे बीटीआर डेवलपमेंट मतलब प्लान्स होगी राइट वो ज़्यादा एफिशिएंट होगी इस ग्रीन बोडोलैंड के इशू के बाद। राइट क्योंकि जो भी अथॉरिटीज़ कोई भी अगर डिसीजन लेंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी टाउन इन बीटीआर रीजन दे विल मेक श्योर दैट अभी तो ग्रीन बोडोलैंड को हम लोग को प्रमोट करना है राइट। तो एफिशिएंसी ऑब्वियसली बढ़नी है और कहीं ना कहीं जो भी फंड्स भी एलोकेट किए जाएंगे ना वो फंड्स भी राइट मैनर में इनकी डेवलपमेंट के लिए खर्च की जाएगी। राइट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे गंगा सागर मेला के बारे में। ना गंगा सागर मेला ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और ये देर आर डिफरेंट अदर रीजंस ऑल्सो फॉर दिस कमिंग इन न्यूज़। कुछ दिन पहले मुझे याद है दैट वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी ने एक रिक्वेस्ट कर रहे थे दैट इस गंगा सागर मेला को भी नेशनल फेस्टिवल का दर्जा दिया जाए। और वैसे ही अभी न्यूज में है दैट गंगा सागर मेला जो क्या वेस्ट बंगाल के गंगा सागर आइलैंड में होता है। गंगा सागर आइलैंड है क्या, देखो दिस इज वेस्ट बंगाल राइट, और ये जो है सुंदरबन वाला एरिया है। अब सुंदरबन वाले नीचे वाले एरिया में ये सब जो है ना ये डेल्टा वाला पोर्शंस ये देखो इस वाले रीजन में यहां पर एक छोटा सा आइलैंड है जिसको हम लोग बोलते हैं सागर आइलैंड। नाउ सागर आइलैंड की काफी ज्यादा कल्चरल वैल्यू है। क्योंकि रिसेंटली देखा गया है दैट इट हैज रिकॉर्ड 10 बिलियन पिलग्रिमेज वहां पे आए थे। 10 बिलियन मतलब 1 करोड़ पिलग्रिमेज वहां पे आए थे, जिसके कारण वो रीजन जो क्या मतलब पहले से इन्वायरमेंटली फ्रेजाइल है वो काफी ज्यादा चैलेंजेस फेस कर रहा है, तो इसीलिए ये न्यूज में था। नाउ गंगा सागर मेला की अगर बात करें तो ये है क्या, ये दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट ह्यूमन कांग्रेशन है जो क्या हर साल होता है मकर संक्रांति के समय वेस्ट बंगाल के सागर आइलैंड में यहां पर राइट। कहा जाता है इसका रूट्स 400 बीसी पुराना है। क्यों भाई, क्योंकि ये इंडिया के एपिक्स में भी लिखी हुई है इस गंगा सागर मेला के बारे में। इसमें क्या होता है ना, पिलग्रिमेज जो है वो मकर संक्रांति के समय वहां पे विजिट तो करते हैं, और यहाँ पे कौन सी रिवर है, गंगा रिवर, तो गंगा रिवर में वो लोग डिप लगाते हैं और विजिट करते हैं वहां पर कपिल मुनि टेम्पल में, है ना। सो ये मेला जो है एक हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट और एक मेजर हिंदू गैदरिंग है इंडिया में। ना सवाल होता है कपिल मुनि जिनके गंगा में डिप लगाने के बाद इनके जो टेम्पल में विजिट करते हो तो ये है कौन कपिल मुनि। शायद आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा इनके बारे में, आप लोगों ने इंडियन फिलोसफी के वेरियस स्कूल्स तो पढ़े ही होंगे, उसमें एक है ना समख्य स्कूल सिस्टम, है ना। अब उसी में देख लेना दैट ये कपिल मुनि जो थे ना ही वाज ओरिजिनल प्रोपोनेंट ऑफ समख्य सिस्टम राइट, जो क्या 6 to 7 सेंचुरी सी के अलॉन्ग लिव्ड करते थे एंड ही वाज बिलीव टू बी इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। कपिल मुनि इनको जाना जाता है फॉर टीचिंग भक्ति योगा, और ही इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड नॉट ओनली इन हिंदुइज्म बट ऑल्सो इन बुद्धिज्म।
नेक्स्ट हम लोग इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज़ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सिमिलपल के चटनी के बारे में। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि रिसेंटली सिमिलपल का चटनी ने जीआई टैग इसको मिला है ना। ये चटनी पता है अजीब टाइप का है। नॉर्मल चटनी खाते हो ना, किसका खाते हो आप? धनिया का चटनी खाते हो, डिफरेंट अदर चीज़ों का चटनी खाते हो। अब ये चींटी का चटनी है। जी हाँ, एंड देखो देखो देखो, दिस इज एंड, राइट। अब उसकी चटनी बनाई जाती है उड़ीसा के मयूरभांज डिस्ट्रिक्ट में बाई रेड वीवर एड्स। देख रहे हो, क्लियरली याद रख रहे हैं ना। और ये वहां के ट्राइबल लोगों की ट्रेडिशनल डेलिकेसीज है, कोई नया डिश नहीं है, ये बहुत पुराना डिश है, राइट। तो ये कहाँ पे मिलता है ये एड्स जो है मयूरभांज डिस्ट्रिक्ट के सिमिलपल फॉरेस्ट में मिलता है, जो कि एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट बायोस्फीयर है। और इस एड की खासियत पता है क्या है? दैट इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू है इसको अगर खाइएगा तो, और इसकी मेडिसिनल वैल्यूज भी है। इनफैक्ट इस एड को खाने से कहा जाता है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आपके शरीर में घुस रहे हैं, जैसे प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक, विटामिन B12 और आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम एक्सेट्रा, राइट। तो ऑफ कोर्स इस चटनी को तो खाया ही जाएगा। और वहाँ के ट्राइबल लोग इस चटनी को कैसे बनाते हैं? बाय ग्राइंडिंग द एड्स मैनुअली इन सिलबट्टा। इसी को तो कहते हैं सिलबट्टा, या फिर इसको ग्राइंडिंग स्टोर्स भी बोलते हैं, है ना। अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग बोला जाता है। आप असमीज में क्या बोलते हो? प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। Anyways, Mayurbhanj tribals also earn their livelihood by selling the red ads and the chutney made from the ads. They believe that its consumption help boosting the immunity and prevent diseases. Of course, जब इतनी ज़्यादा इसमें न्यूट्रिएंट्स है तो ऑफ कोर्स इम्यूनिटी तो बूस्ट करेगा ही, बट साथ ही साथ कोई भी डिजीज से लड़ने के लिए आपके शरीर को भी ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे PM ई-बस सेवा स्कीम के बारे में, क्योंकि रिसेंटली एक टेंडर फ्लोट किया गया था ई बसेस के लिए अंडर दिस PM ई-बस सेवा स्कीम। तो PM ई-बस सेवा स्कीम है क्या? देखो, ये स्कीम जो है लॉन्च किया गया 2023 में, जिसका ऑब्जेक्टिव है दैट हमारे देश में पुश दिया जा सके इन द स्लो एडॉप्शन ऑफ ई-बस इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और PM ई-बस सेवा स्कीम के अंडर 10,000 ई-बसेस को डिप्लॉय किया जाएगा अक्रॉस द सिटीज इन आवर कंट्री, अलग अलग सिटीज पे, जो क्या इंक्लूड करता है ऑल द कैपिटल सिटीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज एज वेल एज नॉर्थ ईस्ट रीजन एज वेल एज हिली स्टेट्स। तो सवाल होता है इसका बेनिफिट क्या है? देखो, बेनिफिट तो बहुत सारे हैं। जैसे सबसे पहला बेनिफिट है दैट ये प्रोमोट करेगा ई मोबिलिटी को, और वही तो हमारा एम है दैट जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड मोबिलिटी सिस्टम है, जैसे बसेस हो गए जो कि डीजल या फिर पेट्रोल से चलते हैं, राइट, उनको घटाया जा सके और हम लोग अडॉप्ट कर सके इलेक्ट्रिक बसेस को। तो यस, ये बिल्कुल प्रमोट करेगा ई मोबिलिटी को। Cities will be supported for the development of charging infrastructure under Green Urban Mobility Initiative। जी हाँ, हर सिटीज़ में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी होंगे। अब देखो क्या है ना दैट हम लोग ई व्हीकल खरीदना क्यों नहीं चाहते पता है? क्योंकि हम लोग देखते हैं यार कहीं पर तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। अगर बीच में कुछ चार्ज खराब हो गया तो क्या किया जाएगा? समझ रहे हो बात? इसीलिए नहीं खरीदा जाता है। बट अगर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए तो कितना अच्छा होगा, राइट। Next, adoption of electrical mobility will reduce noise and air pollution and curb carbon emission. Undoubtedly, अगर आप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का अडॉप्शन कर रहे हो तो नॉइस पोल्यूशन तो घटता ही है। आप देखे भी होंगे कभी भी क्या कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल कोई भी नॉइस क्रिएट करती है? नो, राइट। एयर पोल्यूशन बिल्कुल कुछ रिलीज ही नहीं होता यार, क्या से एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है? तो इसके हम लोग बोल सकते हैं दैट ये डायरेक्टली जो पहले आप जो कन्वेंशनल फ्यूल्स का यूज़ करके जो गाड़ी चलाते थे उसमें जो एयर पोल्यूशन होता था वो तो यहाँ पे नहीं हो रहा है। मतलब कार्बन एमिशन जो पहले होता था कन्वेंशनल फ्यूल्स के कारण वो तो इसमें नहीं होता है, राइट। यही है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे खारेक, दैट इज कच्ची खारेक। कच्ची खारेक एक इंडिजिनस वेराइटीज़ है किसका? खजूर का। इंडिजिनस वेराइटीज़ ऑफ डेट्स जो कि कहाँ पे उगता है? गुजरात के कच्छ में, राइट। नाउ इसको रिसेंटली GI टैग दिया गया, इसीलिए ये न्यूज़ में था, राइट। नाउ ये कच्छ खारेक जो है ये सेकेंड फ्रूट है फ्रॉम द गुजरात जिसको GI टैग मिला है। नाउ 2011 में एक ऐसा ही GI टैग वहाँ के गुजरात के एक और भी दूसरे फ्रूट को मिला था, वो है मैंगो स्पीशीज़ जिसको हम लोग कहते हैं गिर केसार मैंगो, राइट। तो याद रखिएगा ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान के रिलेटेड।
और अच्छा, ये कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान के रिलेटेड क्यों बात कर रहे हैं, क्या न्यूज़ में था? देखो, न्यूज़ से इसलिए था क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो था ना, इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज को ये डायरेक्ट किया था दैट जितने सारे हमारे देश में कोस्टल स्टेट्स हैं, कोस्टल स्टेट्स मतलब वैसे स्टेट्स जिनके साथ कोस्ट जुड़ता है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तो ये ऐसे स्टेट्स हैं जिनके साथ कोस्ट जुड़ता है। और ऐसे बहुत सारे यूनियन टेरिटरीज भी है जिनके साथ कोस्ट जुड़ता है, जैसे दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, जैसे पौंडीचेरी, जैसे आपका जाके लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, राइट। नाउ एनजीटी ने डायरेक्ट किया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज को, जब जितने सारे कोस्टल एंड यूनियन टेरिटरीज हैं, हर कोस्टल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को प्रॉम्प्ट मैनर में जल्दी से जल्दी प्रिपेयर करना पड़ेगा अपना कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान या फिर आइलैंड कोस्टल रेगुलेशन जोन प्लान्स। और ये जो प्लान्स बनाना पड़ेगा आपको, किसको दिमाग में रखकर बनाना पड़ेगा? कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन ऑफ 2019। क्लियर है? तो कोस्टल जोन्स होता क्या है, ये कोस्ट का जो जोन्स है ना, ये कोस्टल जोन्स को बेसिकली कोस्टल जोन्स के कैटेगराइजेशन में हम लोग ला रहे हैं। नाउ एक्चुअली रिसेंटली एक रिपोर्ट सबमिट किया गया था नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को, और वो रिपोर्ट ने रिवील किया था दैट मात्र उड़ीसा, कर्नाटक और महाराष्ट्र और साथ ही साथ ग्रेट निकोबार एंड अंडमान आइलैंड्स ने ही फॉर्मुलेट किया है हमारा अपना कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान या फिर आइलैंड कोस्टल रेगुलेशन जोन प्लान्स को। अब सबने तो नहीं किया है ना, इसीलिए एनजीटी ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को बोला है दैट देखो, आप सबको बोलो, हर एक कोस्टल स्टेट्स और हर एक कोस्टल यूनियन टेरिटरीज को आपको बोलना पड़ेगा दैट वो अपना ये प्लान्स बनाए। नाउ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज ने नोटिफाई किया है 2019 का कोस्टल रेगुलेशन जोन नॉर्म्स को, जिसने रिप्लेस किया है कोस्टल रेगुलेशन जोन नॉर्म्स ऑफ 2011। नाउ ये जो नया कोस्टल रेगुलेशन जोन नॉर्म्स है ना, इसको इशू किया गया था अंडर सेक्शन 3 ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, और इसका एम था दैट कैसे प्रमोट किया जा सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो क्या साइंटिफिक प्रिंसिपल के ऊपर बेस हो। तो सवाल होता है क्या क्या ऑब्जेक्टिव है भाई कोस्टल रेगुलेशन जोन्स ऑफ 2019 के, लेट्स सी, क्योंकि इसी को मद्देनजर रखते हुए ही तो ये प्लान्स बनाने पड़ेंगे ना आपको। तो देखो, ऑब्जेक्टिव्स का मेन ऑब्जेक्टिव यही है दैट कैसे प्रमोट किया जा सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और वो भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के साथ लेकर। इससे अब साइंटिफिक प्रिंसिपल के साथ अगर कोई रीजन में आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट ला रहे हो, तो आप क्या कंसर्न कर रहे हो? आप कंसर्न कर रहे हो दैट फ्यूचर में जो नेचुरल हैजार्ड उस रीजन को हिट कर सकते हैं, उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं। अगर फ्यूचर में सी लेवल इंक्रीज हो तो उसका इम्पैक्ट जिससे उस रीजन में कम से कम हो, राइट। और साथ ही साथ कंजर्व करना और प्रोटेक्ट करना इन्वायरमेंट ऑफ कोस्टल स्ट्रेचेस एंड मरीन एरियाज बिसाइड लाइवलीहुड सिक्योरिटी टू द फिशर कम्युनिटी। इन फैक्ट टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर परमिटेड इन कोस्टल एरियाज, जी हाँ, नए नॉर्म्स जो है ना ये परमिट कर रहे हैं टेम्पररी टूरिज्म फैसिलिटीज जैसे शैक्स, टॉयलेट ब्लॉक्स, चेंजिंग रूम्स, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज एक्सेट्रा इन द बीचेस। मतलब टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो है उसको परमिट किया जाएगा जो कोस्टल एरियाज में ना, वो नए नॉर्म्स के तहत क्लियरली बोला गया है दैट कोई आप परमानेंट फैसिलिटीज नहीं कर सकते हो आप, है ना। आप जो है यस ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर्स को जरूर से क्रिएट किया जा सकता है क्योंकि दीज आर नॉर्मल, अदरवाइज टूरिज्म कैसे होगा, राइट। नेक्स्ट, स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ कोस्टल रेगुलेशन जोन क्लियरेंसेस। नाउ जो प्रोसेस जो है ना कोस्टल रेगुलेशन जोन्स के क्लियरेंसेस का, उसको स्ट्रीमलाइन किया गया है। अब बोला जा रहा है नाउ द ओनली सच प्रोजेक्ट्स विच आर लोकेटेड इन कोस्टल रेगुलेशन जोन 1 दैट इज इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया जोन्स और कोस्टल रेगुलेशन जोन 4 दैट इज वैसे एरिया जो क्या कवर होते हैं बिटवीन द लो टाइड लाइन और 12 नॉटिकल माइल्स सी के तरफ, उसी को डील किया जाएगा विद द कोस्टल रेगुलेशन जोन के क्लियरेंसेस बाय द मिनिस्ट्री। और ये जो पावर है ना क्लियरेंसेस का विद रिस्पेक्ट टू कोस्टल रेगुलेशन जोन 2 और 3, इट हैज बीन डेलीगेटेड एट द स्टेट लेवल। वैसे ही आता है क्रिटिकल वल्नरेबल कोस्टल एरियाज, सुंदरबन रीजन जो है ना वेस्ट बंगाल का, और डिफरेंट अदर इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज, इसको आइडेंटिफाई किया गया अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, जैसे गल्फ ऑफ कप्पात, गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात,
राइट, वैसे ही महाराष्ट्र के रीजन्स, मतलब कोस्टल रीजन्स, केरला के वेम्बनाड रीजन, तमिलनाडु का गल्फ ऑफ मन्नार ले लो, उड़ीसा का भितरकनिका ले लो, वैसे ही आंध्र प्रदेश का आई मीन कृष्णा रीजन इन आंध्र प्रदेश, इसको ट्रीट किया जाता है एज अ क्रिटिकल वल्नरेबल कोस्टल एरियाज। नाउ ये जो क्रिटिकल वल्नरेबल कोस्टल एरियाज है, इसको मैनेज किया जाएगा विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ कोस्टल कम्युनिटीज इंक्लूडिंग फिशर फोक्स। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन। आशा करता हूँ दैट आपको चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड करने में ईजी हुआ होगा। एंड यस, if you feel like anything, then you can comment on our, on the comment section below. We'll be waiting for your reviews and responses. Thank you for this. Thank you for listening to this. Thank you for sharing with different other aspects as well. मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में. Till then, bye bye. Take care.